गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वायरस पढ़ रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया था कि ए सेलुलर एजेंट्स हैं वायरस, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। अंदर न्यूक्लिक एसिड है और उसको चारों तरफ से प्रोटीन जो है वो कवर किए गए हैं। इसमें अगर केवल आरएनए प्रेजेंट हो तो उस स्थिति में हम इसको वायरॉइड्स कहते हैं। अगर केवल न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हो आदर डीएनए और आरएनए तो हम उनको सैटेलाइट वायरस कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट वायरस नहीं है। इनमें जो है बाहर प्रोटीन का कोड नहीं है, तो उनको हम सैटेलाइट्स इनकम्प्लीट वायरस नहीं है, सैटेलाइट वायरस कहते हैं। और अगर केवल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में हम इन्हें प्रायोन्स कहते हैं, जहाँ पर केवल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो वायरॉइड, सैटेलाइट्स, प्रायोन्स जो है ये वायरसेस को ही हम अलग अलग तरह से इनको जो है पुकारते हैं, या इनको इस तरह से हमने इनका नामकरण किया हुआ है। डिजीज़ के मेजर कॉजेज़ हैं, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट मेंबर है एक्वेटिक वर्ड के, सब जगह पाए जाते हैं। इवोल्यूशन भी बहुत आसानी से, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मॉडल सिस्टम के रूप में भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और हम जनरल प्रॉपर्टीज़ भी जो है इसकी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे, ये सभी तरह की सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाजिस इन्फेक्ट करते हैं। आर्कियल वायरसेस होते हैं, यूकैरियोटिक वायरसेस जो प्लांट्स को, एनिमल्स को, प्रोटिस्टा के मेंबर्स को, फंजाई को, सबको जो है ये अलग अलग तरह से इन्फेक्टेड करते हैं। और जो इनका फैमिली जो है वो इनकी जीनोमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे या लाइफ साइकिल के बेसिस पे, जेनेटिक रिलेटेडनेस के बेसिस पे, इनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग, इनका लाइफ साइकिल किस तरह से रहता है, जीवन वृत्त कैसे गुजरता है उसके अकॉर्डिंग, इनमें कौन सा जीनोम पाया जाता है, डीएनए है, आरएनए है, क्या पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, और जेनेटिकली ये कैसे रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई भी किया हुआ है। आज जो हम मेन बात करेंगे वो हम बात करेंगे वायरस की स्ट्रक्चर की। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 10 से 400 nm डायमीटर के वायरस की साइज़ हो सकती है, और इनको हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इनमें एक न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड, और एक प्रोटीन कोड का बना हुआ बाहर कैप्सिड, और अंदर जो है इसमें आरएनए, डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये एक तरह से न्यूक्लियोकैप्सिड अपने अंदर रखते हैं। कुछ जो है वो केवल न्यूक्लियोकैप्सिड के बने हुए होते हैं, और कुछ में बाहर की तरफ, न्यूक्लियोकैप्सिड्स के बाहर की, कैप्सिड के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा एनवेलप्स भी या एडिशनल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। तो दो तरह के, एक तरह से इन एनवेलप्स के अकॉर्डिंग दो तरह के वायरसेस हो गए, एक नॉन एनवेलप्ड वायरसेस और एक एनवेलप्ड वायरसेस। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस जिनमें कैप्सिड है और न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसके ऊपर कोई और एनवेलप नहीं है, तो वो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं। और अगर एनवेलप्ड वायरस की बात करें तो अंदर न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कैप्सिड है, और बाहर की तरफ कुछ एनवेलप्स भी पाए जाते हैं, और उनमें स्पाइक्स भी लगे हुए पाए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स, एडिशनल कंपोनेंट्स भी बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इस तरह से ये दो प्रकार के वायरसेस जो हैं होते हैं। ये डिफरेंट काइंड के वायरसेस यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसमें जो अलग अलग तरह की संरचना लिए हुए हैं, अलग अलग तरह के वायरसेस यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। कैप्सिड क्या होता है? जो बाहरी संरचना है जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं, ये लार्ज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन कोड की बनी हुई होती है, वायरस के प्रोटीन कोड की तरफ काम करती है, और जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मतलब उसके अंदर जो है सुरक्षा देती है। और ये इसको बिटवीन द होस्ट सेल ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है, जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है। ये कई सारी प्रोटीन सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोमियर्स। ये हेलिकल भी हो सकता है, इकोसोहेड्रल भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसकी स्ट्रक्चर वेरी करती है, और अकॉर्डिंगली जो है वायरस, उसकी संरचना जो है अलग अलग तरह की पाई जाती है, कैसा उसका कैप्सिड है। हेलिकल कैप्सिड में होलो ट्यूब लाइक प्रोटीन वॉल्स की बनी हुई ट्यूब की जैसी खोखली संरचनाएं हैं, ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और जो प्रोटोमियर्स हैं ये सेल्फ असेंबल्ड होते हैं, ये इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में। प्रोटोमियर्स ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अंदर जो है इनमें आरएनए पाया जाता है। होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होती है। इस प्रकार का जो वायरस होता है उसको हम हेलिकल कहते हैं। हेलिकल कैप्सिड वाला जो वायरस होता है उसको हम हेलिकल वायरस कहते हैं। इसमें हेलिकल सिमेट्री, कुंडलीकार सममिति पाई जाती है। जो टीएमवी है, तंबाकू का जो टोबैकोमोजिक वायरस है, वो जो है इसी प्रकार का हेलिकल कैप्सिड वाला वायरस होता है। इसमें बाहर की तरफ कैप्सोमियर्स है जिनका बना हुआ कैप्सिड है, और अंदर जो है वो आरएनए
का कोर पाया जाता है और इसका साइज जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अकॉर्डिंग जो है पाया जाता है। उसका साइज़ का जो है न्यूक्लिक एसिड के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ की कितना बड़ा होगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो हेलिकल अरेंजमेंट है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और जिसके चारों तरफ प्रोटीन की बनी हुई कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं। 2130 लगभग सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। लगभग 40 लाख इसका मोलिकुलर वेट पाया जाता है और रोड शेप्ड इसकी टीएमवी की मैं स्पेसिफिकली बात करी रोड शेप इसकी स्ट्रक्चर है। ये हुआ हेलिकल कैप्सिड वाला। इकोसाहेड्रल कैप्सिड वाला भी वायरस जो है घनाभ सममिति वाला भी पाया जाता है। विंशफलकीय बोलते हैं हिंदी में इसको। वो भी जो है कैप्सिड वाला वायरस भी पाया जाता है। इसमें रेगुलर पोलीहेड्रॉन 20 इक्विलेटरल फेसेस वाले और 12 वर्टिकल फेसेस वाले इस तरह से उसमें इकाइयाँ पाई जाती है। इसकी जो इकाई है उसमें जो है हर एक मुख जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह से होता है। एडिनो वायरस इसका एग्जाम्पल है और इरिडिसेंट वायरस भी इसका, टिपुला इरिडिसेंट वायरस भी इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जो हर्पीज़ वायरस है वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें भी कैप्सोमियर्स लगे हुए पाए जाते हैं और अंदर की तरफ जो है 20 मुखों पर खुद का कोई कैप्सोमियर नहीं होता। इसकी 20 साइड्स होती है एक तरह से, तो उन पर कोई कैप्सोमियर नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह कैप्सोमियर पाया जाता है। और हेक्सागोनल प्रिज्म जैसी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक रेगुलर पोलीहेड्रन है विद 20 इक्विलेटरल फेसेस एंड 12 वर्टिसेस। और कैप्सोमियर नॉब शेप्ड यूनिट 5 से 6 प्रोटोमियर्स की बनी हुई नॉब शेप्ड यूनिट है। पेंटामियर कहलाती है अगर 5 सब यूनिट की कैप्सोमियर्स की बनी हुई है तो, और हेक्सामियर अगर 6 सब यूनिट कैप्सोमियर की बनी हुई होती है तो। इस प्रकार का जो वायरस है ये इकोसाहेड्रल कैप्सिड वाला जो वायरस है ये इसका दूसरा टाइप है। पहला हमने देखा था हेलिकल कैप्सिड वाला और दूसरा इकोसाहेड्रल कैप्सिड वाला वायरस। फिर कुछ कैप्सिड्स जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री लिए हुए होते हैं, बड़ी जो कहना चाहिए जटिल सममिति वाले भी वायरस पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है ये किसी भी कैटेगरी में ना तो हेलिकल है ना इकोसाहेड्रल कैप्सिड वाले हैं, ये जो हैं अलग ही अपनी जो है स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स का जो वायरस है, चेचक का जो वायरस है, ये लार्जेस्ट एनिमल वायरस है और इसकी अलग ही स्ट्रक्चर होती है। और बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो भी बाइनरी सिमेट्री दिखाते हैं। हेड जो है इनका इकोसाहेड्रल होता है, टेल जो है वो हेलिकल होती है। तो एक तरह से ऐसा लगता है दोनों को मिक्स कर दिया। ऊपर वाला इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, प्रिज्म जैसी और वैसी संरचना दिखाई देती है, और टेल जो है वो कुंडली नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है कि बीच में जो है वो न्यूक्लिक एसिड है और उसके बाद एनवेलप्स हैं, कोर मेम्ब्रेन है, बाहर आउटर एनवेलप है, प्रोटीन का बने हुए एंटीजेंस हैं, लेटरल बॉडी है। इस तरह से इसकी काफ़ी अलग स्ट्रक्चर जो है इन वायरसेस की दिखाई देती है। सिमिलरली ये एक और है, उसकी भी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रकार के जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्री दिखाते हैं। स्पेसिफिकली जो मैं आपको बात कर रही हूँ बैक्टीरियोफेजेस की, तो ऊपर जो है ये आपको घनाभ सममिति दिखा रहा है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड हेड है, और नीचे की तरफ जो है वो कुंडली नुमा संरचना हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कॉलर और शीथ का बना हुआ है, टेल के फाइबर्स हैं, टेल पिन्स हैं, बेस प्लेट है। बिल्कुल अलग तरह का ये वायरस जो है बैक्टीरियोफेज जो है ये जीवाणुभोजी, जिस वायरस को जीवाणुभोजी कहते हैं। इसकी संरचना टेडपूल के समान है और इसको हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट किया गया है, पूंछ और सिर में बांटा हुआ है इसकी बॉडी को। और जो प्रिज्माब या प्रिज्मोइड जो है इसका सिर पाया जाता है, फिर पूंछ लंबी और बेलनाकार होती है जो इस प्रिज्माब सिर से जुड़ी हुई रहती है। और इसमें सेंट्रोकोल में लगभग 50 नैनोमीटर का डीएनए पाया जाता है, इंटरनल शेल पाया जाता है, हेक्सागोनल प्लेट पाई जाती है, बेसल प्लेट पाई जाती है, और 6 जो है टेल फाइबर या स्पाइंस निकले हुए रहते हैं जो कि कहीं भी अटैचमेंट के लिए जो है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बैक्टीरियोफेजेस जिसमें जैसे एस्चेरिशिया कोलाई का जो बैक्टीरियोफेजेस है उनकी संरचना इस प्रकार की पाई जाती है। ट्वार्ट और डी हैरल नामक साइंटिस्ट ने इनको अलग करने का काम किया था। तो ये अलग अलग तरह के वायरसेस की संरचना की हमने यहाँ पर बात करी। अब कुछ वायरल एनवेलप्स और एंजाइम्स हैं जो काफ़ी सारे वायरसेस हैं, ये बाउंडेड होते हैं एक आउटर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस लेयर के से, जिसको हम एनवेलप कह रहे हैं, ऊपर की तरफ आवरण कह रहे हैं। बैक्टीरिया पे वायरस पे ऊपर आवरण पाया जा रहा है जो फ्लेक्सिबल है और मेम्ब्रेन की तरह का है। जो एनिमल वायरस एनवेलप्स हैं वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं और ये होस्ट सेल के प्लाज्मा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं, वहाँ से ये डेवलप होते हैं। इनमें जो स्पेसिफिकली जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं एनवेलप प्रोटीन्स विच आर वायरल
इनकोडेड में प्रोजेक्ट फ्रॉम द एनवलप सरफेस एज स्पाइक्स और पेप्लोमियर्स। ये स्पाइक्स के रूप में या पेप्लोमियर्स के रूप में बाहर निकले हुए रहते हैं और ये स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं होस्ट सेल से वायरस का अटैचमेंट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है और वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है और एंजाइमेटिक और अदर एक्टिविटीज़ भी ये दिखाते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन में भी इनका जो है एनवलप प्रोटीन्स का स्पेसिफिक महत्व है। जैसे एग्लूटिनिन है इन्फ्लुएंजा वायरस वाला और न्यूरामिनिडेज है इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये सब जो है इनके प्रोटीन्स हैं जिनके कि डिफरेंट तरह के वायरस में काम मैंने अभी आपको बताया। फिर ये वायरॉन के जो एंजाइम्स हैं ये आल वायरन्स लेग्ड एंजाइम्स, ऐसा पहले सोचा जाता था कि भाई उनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, बट अब ये मान लिया गया है कि वैरायटी ऑफ वायरन्स हैव एंजाइम्स, की कई सारे वायरन्स में एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं और इनमें से कुछ तो एनवलप से एसोसिएटेड होते हैं और कैप्सिड से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो विद इन द कैप्सिड के अंदर पाए जाते हैं। वायरस का जीनोम जो है डाइवर्स नेचर का जीनोम हो सकता है। वायरस में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड दोनों तरह का डीएनए या आरएनए हो सकता है। मतलब एक ही चीज़ होगी, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, पर इनमें से कुछ भी पाया जा सकता है। और वायरस टू वायरस इनकी लेंथ भी जो है जीनोम साइज जो है वो भी वेरी करती है, अलग अलग में अलग अलग साइज़ का डीएनए या आरएनए पाया जा सकता है और ये सेगमेंटेड भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। जीनोम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में भी पाया जा सकता है और खंडित भी, सेगमेंटेड भी पाया जा सकता है। अब बात आती है कि वायरस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, इनमें प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में। तो मैकेनिज़्म जो यूज़ करते हैं वो वायरस का स्ट्रक्चर और उसके जीनोम पे डिपेंड करता है, बट स्टेप्स जो हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के वो लगभग सिमिलर हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि अटैचमेंट टू द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल से जाके अटैच हो जाएंगे। अटैचमेंट के बाद इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अनकोटिंग होगी, मतलब बाहर का जो प्रोटीन कैप्सिड है वो हटेगा, जीनोम बाहर आएगा। फिर उस जीनोम से अपने जैसे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस, रेप्लिकेशन होगा उसका और अपने जैसे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगा। देन असेंबली होगी और फिर बहुत सारे बनने के बाद रिलीज़ हो जाएंगे उस होस्ट सेल में से। इस तरह से ये बेसिक स्टेप्स जो हैं वो इनके सिमिलर रहते हैं। बेसिक स्टेप्स जो इनका जीवन वृत्त है वो इसी तरह से चलता है। जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वायरस पार्टिकल होस्ट सेल से आके अटैच हो गया है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट ऑफ वायरॉन टू द होस्ट सेल। फिर ये वायरस जो है वो एंट्री वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड की होस्ट सेल के अंदर हो गई है। अंदर होने के बाद इसने अपना प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करना शुरू कर दिया है। फिर इसकी सेल्फ असेंबली हुई है, ये सब आपस में जुड़ गए हैं और वायरन्स बनाने का काम कर दिया है और उसके बाद ये रिलीज़ हो गई है। प्रोजेनी पूरी की पूरी वायरन्स की जो डेवलप हुई थी वो उस सेल से बाहर रिलीज़ हो गई है। तो इस तरह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि ये बाहर तो निर्जीव है लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के कॉन्टैक्ट में आया तो ये अपने जैसे से बहुत सारे जो वायरसेस का निर्माण कर सकता है, अपनी जैसी बहुत सारी संरचना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बना लेता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, अटैचमेंट का। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए। रिसेप्टर्स डिटरमाइन करते हैं होस्ट का प्रेफरेंस, मतलब वो किस होस्ट को प्रेफर करेगा, ये रिसेप्टर्स पर डिपेंड करता है। कई बार ये स्पेसिफिक टिश्यू को प्रेफर करता है, कई बार ये पर्टिकुलर होस्ट को, या कई बार ये एक से ज़्यादा इसके होस्ट हो सकते हैं, कई बार एक से ज़्यादा इसके रिसेप्टर्स हो सकते हैं। और लिपिड राफ्ट्स भी जो है वायरस की एंट्री को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से ये अटैचमेंट सबसे पहले होस्ट सेल के साथ दिखाएगा। फिर एंटायर जीनोम और न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो अंदर चला जाएगा, वायरस की एंट्री होएगी। वेरीज बिटवीन नेकेड और एनवेलप्ड वायरस, तो ये भी दोनों में अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि जिनमें एनवेलप्स पाए जाते हैं वहाँ पे एनवेलप्स बाहर रखे न्यूक्लियोकैप्सिड अंदर चला जाता है, और अगर है ही नहीं एनवेलप्स तो उस हिसाब से होती है। फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलप विथ होस्ट मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगा, अगर एनवेलप्ड वायरस है तो वायरस का जो एनवेलप है वो तो होस्ट के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर हो जाएगा। कई बार एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये चले जाते हैं, एंडोसोमैटिन वायरल अनकोटिंग, और कई बार जो है ये केवल न्यूक्लिक एसिड का इंजेक्शन कर देते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड केवल अंदर चला जाता है, ये बाहर की तरफ रह जाते हैं। इस प्रकार से वायरस की जो है एंट्री होती है।
अलग अलग जो मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि देखो आप किस प्रकार से, या तो ये ऐसे इसके होस्ट सेल के साथ अटैच हुआ और उसके बाद अंदर चला गया, इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, या फिर ये ऐसे फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एनग्ल्फ कर लिया उसने अपने अंदर, और या फिर जो है केवल न्यूक्लिक एसिड को अंदर छोड़ा गया है और बाकी सारा मटीरियल जो है वो बाहर रह गया है। तो अलग अलग फॉर्म में ये सेल के अंदर चले जाते हैं। फिर सिंथेसिस स्टेज आती है, जीनोम जो है वहाँ पे अंदर जाके डबल स्ट्रैंड डीएनए है या आरएनए है वो अपना खुद के जैसी प्रतिकृति वहाँ पे तैयार करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का। और जो कंप्लीट सिंथेसिस होता है, स्टेजेस अर्ली और लेट हो सकती है, मतलब कुछ वायरस बहुत जल्दी जो है अपना सिंथेसिस कर लेते हैं और कुछ वायरसेस को अंदर जाने के बाद जो है सिंथेसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। संक्रमण की अवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम एक तरह से जब होस्ट सेल में प्रवेश कर रहा है तो ये उसको संक्रमित करता है, तो अंदर ये डीएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये नए प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करता है, तो लेट प्रोटीन्स भी कहते हैं। और कई बार ये जो है अर्ली प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी यहाँ पे हो जाता है। और फिर जो है लाइसिस होता है, मतलब ये असेंबली होती है, ये लेट प्रोटीन्स और जो बने हैं दोनों ये असेंबल्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो है वायरस को बना देते हैं, और उसके बाद ये वहाँ पर अपनी प्रतिकृति तैयार कर लेते हैं, कई सारे अपनी जैसी संतति वहाँ पे बना लेते हैं असेंबली के बाद। और जैसे ये आपको बैक्टीरियोफाज की असेंबली इस डायग्राम में दिखाई गई है, तो ये आप देखिए कि किस तरह से प्रो हैड, देन डीएनए, देन मैच्योर हैड विद डीएनए, और फिर विस्कर्स एंड नेक, और दूसरी तरफ जो है बेसोप्लेट प्रोटीन बना, फिर बेसोप्लेट के बाद उसमें ट्यूब लाइक प्रोटीन बनाया, फिर ट्यूब और शीट बनी, और फिर ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ से कहीं से टेल फाइबर प्रोटीन बनता हुआ आ रहा है, और ये सब मिलके फाइनली जो है एक बैक्टीरियोफेज जो है वो यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, असेंबल होके फाइनली एक बैक्टीरियोफेज जो है वो यहाँ पर बन पा रहा है। तो इस प्रकार से इनकी असेंबली होकर ये बनते हैं। फिर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल का लाइसिस करते हैं, वायरल प्रोटीन्स अटैक करते हैं उसके पेप्टाइडोग्लाइकन्स पे और मेम्ब्रेन पर, और वहाँ पे जो है सेल लाइसिस करना शुरू कर देते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जिस होस्ट सेल में इन्होंने ग्रो किया है, जहाँ पे ये बने हैं, वहाँ उसके मेम्ब्रेन का लाइसिस शुरू कर देते हैं, और मेम्ब्रेन का लाइसिस होने के बाद ये जो है उससे मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं जो नए बने हुए वायरसेस है। बडिंग के द्वारा वायरल प्रोटीन्स जो हैं होस्ट के मेम्ब्रेन में प्लेस्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड कई बार वायरल प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, और ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन कई बार गोल्जी, ईआर और सबको ये एक तरह से एनवेलप जो है इनसे बनता है, या तो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बनता है, और कई बार गोल्जी बॉडी या ईआर जो है होस्ट का वो, या प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है होस्ट की, वो मिलके इसका एनवेलप बना देते हैं। फिर एक्टिन टेल्स टू प्रोपेल थ्रू होस्ट मेम्ब्रेन में प्रोपेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे टेल जो है वो भी बनाई जाती है, और इस प्रकार फिर ये वायरस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट वायरॉइड क्या है, अब यहाँ पे हमने वायरॉइड सैटेलाइट वायरस से 2-3 नाम सुने, तो उसके बारे में भी हम 2 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो क्लोज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हुए होते हैं। ये जीन प्रोडक्ट्स को एनकोड नहीं करते हैं, इनको मतलब डिपेंडेंट है ये, इनको होस्ट सेल का डीएनए चाहिए, तब ये पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है इनका वो डीएनए डिपेंडेंट है, उसके बाद ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो हैं वो वायरॉइड्स जो हैं वो प्लांट डिजीजेस कॉज करने का काम करते हैं, प्लांट्स में इनके द्वारा डिजीजेस उत्पन्न होती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने हुए हैं जो कि सेल्फ अपना रेप्लिकेशन नहीं करता बल्कि डीएनए पे डिपेंडेंट है, और डीएनए किसका होगा? वो होस्ट सेल का होगा। सेटेलाइट्स में क्या है? ये इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स है। सेटेलाइट वायरस अपना ओन कैप्सिड प्रोटीन जो है वैसे एनकोड करते हैं, जबकि ये इनको किसी हेल्पर वायरस की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। सेटेलाइट आरएनए डीएनए डू नॉट एनकोड देयर ओन कैप्सिड प्रोटीन्स, ये नहीं तो अपना कैप्सिड बना पाते। ये क्या है? केवल और केवल इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स हैं। 1 और मोर जीन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जीनोम तो है, डीएनए और आरएनए तो है ही, और इनको भी वो हेल्पर वायरस चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। जैसे ह्यूमन हेपेटाइटिस डी, ये सेटेलाइट है, इसको ह्यूमन हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए, तब ये उसके साथ जो है अपने आप को डेवलप कर सकता है, इन्फेक्शियस उस ह्यूमन बीइंग को कर सकता है। प्रायोन्स है, जो मैंने पहले भी बोला आपको, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है। ये वैरायटी ऑफ डिजेनरेटिव डिजीज़ ह्यूमन्स में और एनिमल्स में प्रोड्यूस करते हैं। कई तरह के डिजीज़ के कारण है, जैसे कुरू इन ह्यूमन्स और ह्यूमन बीइंग में जेकब डिजीज, सीजे,
CJD और जो है इसी तरह BSE काऊ में और इसमें शीप में भी इनके द्वारा जो है डिसीज़ उत्पन्न की जा सकती है। तो ये प्रायंस जो है ये अलग अलग प्रकार के डिसीज़ जो है वो उत्पन्न करते हैं सभी में, ह्यूमन बींग्स में भी और कई में भी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थोड़े स्लो वायरसेस हैं और स्टेनली ने इनको प्रायंस का नाम दिया था और स्क्रैपी ने बताया था कि ये भेड़ों बकरियों इनको सबको भी संक्रमित करते हैं, उनको भी संक्रमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के प्रायंस और सैटेलाइट और न्यूक्लियोइड और वायरॉइड और इस तरह से अलग अलग तरह के वायरॉइड्स और ये अलग अलग तरह के वायरसेस जो हैं पाए जाते हैं और ये इन्फेक्शस हो भी सकते हैं और या फिर किसी पे डिपेंडेंट इन्फेक्शसनेस भी शो करते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ जाके जो है ये उसको संक्रमित उसकी प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट पेपर, इसका सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेक्शन का वो सेल वो कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे ही टॉपिक्स वायरस वगैरह हमने सारा इसमें पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हम जो है मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस से स्टार्ट करूँगी, न्यूक्लियस वाले पोर्शन से, DNA वाले पोर्शन से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट वो लूँगी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, इससे संबंधित मैं एक जो असाइनमेंट है वायरस का वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।